इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोले बाबा डेयरी ग्रुप पर आईटी की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि खाद्य उत्पाद कारोबारियों के 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई और जहां आगरा से दिल्ली तक ताबड़तोड़ आईटी की रेड जारी है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि 150 से ज्यादा आयकर अफसर कार्रवाई में शामिल है और जहां छापे में करोड़ों की नकदी बरामद की गई, तो वहीं सोना चांदी के जेवर, बेनामी संपत्तियों के सुराग भी इस मामले में अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं और जहां विदेशी निवेश से जुड़े साक्ष्य मिलने का भी दावा टीम की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि नकली घी से करोड़ों की कमाई का शक जो है लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि आगरा से दिल्ली तक भोले बाबा डेयरी ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और जहां खाद्य उत्पाद कारोबारियों के 35 ठिकानों पर रेड की गई और जिसमें 150 से ज्यादा आयकर अफसर भी शामिल है, तो वहीं छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में जहां हड़कंप मच गया है, तो वहीं विभाग ने विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य भी जब्त कर लिए हैं। आरोप है कि नकली घी से करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही थी और जहां कार्रवाई में मिलावटी घी बनाने और बेचने से जुड़े दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें कि आपको बता। तो शाहरुख, जिस तरीके से मामला सामने आया, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जिशान जुड़ गए हैं। तो जिशान, जिस तरीके से मामला सामने आया है, छापेमारी की गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भोला बाबा डेयरी फर्म सहित जो खाद्य उत्पाद के जो कारोबारी हैं, 35 ठिकानों पर जो आयकर विभाग है उसकी कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन आयकर विभाग के 150 अधिकारी दिल्ली से लेकर आगरा तक ये कार्रवाई कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरौली हईर में, जहां पर जो भोले बाबा जो फर्म जो कोल्ड स्टोरेज है, आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये आगरा का जो शमशाबाद रोड पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर भी जो आईटी के अधिकारी हैं, जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, वह लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि ये साफ तौर से दिखा दें, जो भोले बाबा डेयरी का जो स्टोरेज है उसका गेट है, वो गेट बंद है, क्योंकि आयकर के जो अधिकारी हैं वे अधिकारी अंदर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही किसी को बाहर आने की अनुमति है। ये कार्रवाई कानपुर से लेकर मथुरा और अलीगढ़, आगरा सहित 35 ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं कह सकते हैं कि जो सूत्रों से जो आयकर के सूत्र हैं उनसे जानकारी मिली है कि करोड़ों रुपए का कैश वो बेनामा और जो विदेश में निवेश की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि आयकर विभाग को तमाम ऐसे जो दस्तावेज हैं वह दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। वही भोले बाबा डेयरी की बात करें तो आगरा में ये सबसे जो बड़ा जो स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज, वह आगरा में शमशाबाद रोड पर स्थित है और एक आगरा के जो बीचम बीच शहर में जो भोले बाबा हाउस है, भगवान टॉकीज के नजदीक, तो दोनों ही ठिकानों पर जो भोले बाबा के ठिकाने हैं फर्म के, उन पर आईटी की रेड लगातार चल रही है। जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से ये प्रख्यात डेयरी है, काफी फेमस है, लेकिन इस तरीके की लापरवाही जब सामने आई है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये मामला संज्ञान में कैसे आया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आयकर विभाग है उसकी रडार पर जो खाद्य उत्पाद वाले कारोबारी हैं ये पहले से थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक नकली घी का रैकेट भी जो चल रहा था, उसके खुलने के संकेत अब देखे जा रहे हैं, क्योंकि नकली घी का कारोबार, इस कारोबार से करोड़ों रुपए की जो काली कमाई की गई थी, वो ईडी जो आयकर विभाग है उसकी रडार पर थे। आयकर विभाग को ऐसी जानकारी मिली थी कि करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों रुपए
केस भी बरामद की है। ज्वेलरी की बात करें तो तमाम करोड़ों की ज्वेलरी भी पुलिस ने अपने आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ली है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पहले से आयकर विभाग को ऐसी जानकारियां मिल रही थी और आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं दिल्ली से लेकर आगरा तक तकरीबन 150 आयकर विभाग के अधिकारी हैं जो सर्च ऑपरेशन 35 ठिकानों पर जो खाद्य उत्पाद के कारोबारी हैं उस कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है कहीं ना कहीं जो खाद्य उत्पाद से जुड़ा मामला है क्योंकि खाद्य विभाग को भी रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जी ठीक है जिशान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि डेयरी पर बड़ा एक्शन ईडी की ओर से किया गया है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि मेरठ से ही सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सोनू कश्यप की जलाकर हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि एसएसपी ने क्राइम ब्रांच के एसआईटी को जांच सौंप दी है और हंगामा और पुलिस से अभद्रता पर केस भी दर्ज किया गया और जहां 3 नामजद और 50 से 60 अज्ञातों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मेरठ से सामने आ रही है। सरदाना थाने में जो दरोगा है उन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी और जहां हत्या के पीछे की वजहों की जांच अब एसआईटी की ओर से की जाएगी, जहां एसआईटी घटनास्थल और संदिग्धों की तलाश में भी जुटी है। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोनू कश्यप की जलाकर हत्या का जो ये मामला है वो सनसनीखेज पूरे तरीके से बना हुआ है और जहां इस घटना की जांच अब एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की विशेष टीम यानी कि एसआईटी को सौंप दी गई है। जहां आपको जानकारी देते चले कि हत्या के समय हुई हंगामा और पुलिस से अभद्रता के मामले में भी केस को दर्ज किया गया और जहां पुलिस ने 3 नामजद तो वहीं कम से कम 60 लोगों यानी कि जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत सरदाना थाने में संबंधित दारोगा के द्वारा दर्ज कराई गई थी और जहां वर्तमान में एसआईटी घटनास्थल पर निरीक्षण कर रही है तो वहीं संदिग्धों की तलाश में भी लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। तो आपको बता दें कि सोनू कश्यप की हत्या के मामले में लगातार घमासान बना हुआ था जिसमें कि पुलिस के बीच और लोगों के बीच में कई तनातनी की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें कि अब आपको बताते चले कि पुलिस विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच को सौंप दिया है और जिसमें हंगामा और पुलिस के साथ भी अभद्रता के मामले में केस को दर्ज कर लिया गया और जहां तकरीबन 60 लोगों या जो अज्ञात लोग मैं कहूंगी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इस मामले में अब कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है और लगातार पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी इसमें की जा रही है जिसमें तलाश की जा रही है उन लोगों की जो लोग इसमें शामिल थे। तो आपको बता दें कि एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची हुई है, संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है जहां सोनू कश्यप की जलाकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद से लगातार घमासान भी बना हुआ था। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। किसी प्रकार की चुनौती और सबके बीच में भी वो अपने उत्साह और उनसे लगे रहते हैं, ये वाकई अभिनंदन के पात्र में बधाई देना चाहता हूँ। अनुशासन के लिए जब मैं सड़क पे आ रहा था तो वो बेटी जो संचालन कर रही थी दोनों हाथ एकदम दक्षता की मुद्रा में थी तो मेरी दीवार चढ़ा ध्यान नहीं गया, एकदम बढ़िया है। ध्यान आया कि पुलिस का कार्यक्रम है तो पुलिस के लोग ही कर सकते हैं इसका और बाकी किसी के बस की नहीं। तो संचालन नहीं कर रहा, हाथ इधर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जाए कैसे जाए तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 भारतीय पुलिस खास करके इसके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत जैसे
सच में अभी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हो गई, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानोगे या नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई थी, ये मान लो नहीं। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे थे। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई एक कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। तो साला रूप तो साफ रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारे पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा और सांप का थन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की अपनी ओर से जो असंभव था उसको संभव कर दिया, और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, सच में हमारा राज्य खत्म हो गया। मैंने उपलब्ध जानकारी तो यही है और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ये आप इस बात को मान सकते हैं। तो उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं मान के चलता हूँ। वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष, जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 तब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल तैयारी भी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई, कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री, कितनी कीमत चुकाई, कितने प्रकार से कीमत चुकाई, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है। वह सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते थे, अपने भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से जुड़ते हुए अपने काम को, दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए हुए नए मित्र भी मिल रहे हैं। और पुराने अपने अनुभव से, अनुभव के आधार पर हमको मालूम है हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या होता। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते पड़े, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूँ कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़े तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण का। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती है, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का कुत्सित प्रयास करते थे। उन्हें एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा है। उल्टा कैसे? एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव को जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों, एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले हैं। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है, जिनको एक तरफ वो खड़े दूसरी तरफ उनकी सेना, तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या? अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे? उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा कर दे जिसको
भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है, लेकिन ये एक नहीं बचने वाली। सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते लिए और उस युद्ध में खड़े हुए, एक ऑर्डर से केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर, और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, मतलब इतने विद्वान नहीं है, लेकिन ये पूरे युद्ध में हमने सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला, और भगवान तो युद्ध में हथियार नहीं उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा था। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या दिया, हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे दे। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जो भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, वो उनके ऊपर बीत गिरे हुए। कोई मेरा उसमें से जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जी से होंगे, सब सामने जिनने काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपने आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़कर के एक एक का शरीर छूटे, और उसमें वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे, भगवान कृष्ण के ऊपर बीत कैसे। लेकिन सच में अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी इस प्रकार की भावना के लिए, ऐसे संगठन के लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रह करके उस सारे प्रकार से। और अब पुलिस की बात करता हूँ तो मैं ये भी साइन करके आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP एडिशनल SP नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने वाले हैं। 22,000 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भिजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। आज ड्राइवर को क्या करेगा। इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। तो आप भोपाल से सुन रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां निचलोल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैसों के लालच में मायके वालों ने एक महिला को जबरन राजस्थान के कोटा भेज दिया, और जहां 3 बच्चों की मां को उसके पति परदेश में रहने के दौरान बेचा गया। जहां आपको बता दें कि मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, और जिसमें पिता और भाई के खिलाफ न्यायिक आदेश पर FIR को भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह मामला गुमशुदगी की आड़ में महिला को बेचने की साजिश का खुलासा करता है, और जहां यह कार्रवाई मानव तस्करी के खिलाफ कड़े संदेश देने वाली है, तो वहीं भाई के वालों ने पैसे के लालच में महिला को कोटा भेजा। अब खबर कानपुर से है, जहां गुजेनी थाना परिसर से गुरुवार को एक चोरी के मामले में आपको बता दें कि पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था एक आरोपी, और जहां घटना उस समय की बताई जा रही है जब ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड आरोपी को हवालात से बाथरूम ले जा रहा था, और जहां इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर होमगार्ड को धक्का दे दिया और थाने से फरार हो गया। मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि DCP के आदेश पर महिला सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि फरार युवक ने पहले एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की थी, और जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया, और जहां पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं कानपुर थाने में सुरक्षा से चूक का ये मामला
सामने आया है। अब खबर रामपुर से है, जहां मित्तरपुर होराला जो गांव है, वहां आपको बता दें कि 6 साल के मासूम दिव्यांशु का तालाब में खेलते हुए डूबने से निधन हो गया। बताते चले कि बच्चे की गेंद उठाने के दौरान पैर फिसला और जहां वह लगभग 15 फीट गहरे तालाब में गिर गया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां आपको बता दें कि लेकिन अंधेरा और तालाब में कूड़ा करकट होने के कारण रेस्क्यू कठिन रहा। जहां पुलिस और गोताखोरों ने करीब 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद दिव्यांशु का शव बरामद किया है और उसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेजा गया। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। कल दिनांक 14/1/2026 को शाहबाद के ग्राम मित्तरपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता पैर फिसल जाने के कारण तालाब में गिर गया। तालाब में चूंकि बहुत ज़्यादा घास थी, अन्य कूड़ा करकट था, प्रशासन, पुलिस और पब्लिक की मदद से बच्चा आज बरामद हो सका। अथक प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप बच्चा आज तकरीबन दिन में 11। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।